प्यारे बच्चों, आज हम पाठ लेकर के आए हैं क्लास 7th के बच्चों के लिए। पाठ है ताई जी। सबसे पहले हम पाठ का उद्देश्य समझते हैं कि पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो इस पाठ का उद्देश्य पारिवारिक रिश्तों के महत्व को दर्शाना है। परिवार में जो सदस्य होते हैं उनमें क्या रिश्ता होता है और सभी अपने अपने रिश्ते की कैसी अहमियत होती है उनकी, और किस तरह से अपने रिश्ते निभाते हैं, रिश्ते बनाते हैं। तो इसके महत्व को बताया गया है। सबसे पहले पाठ का सार पढ़ते हैं। पाठ का सार वो होता है जो संक्षिप्त रूप में या छोटे रूप में पूरे पाठ को समझाया जाता है, वो पाठ का सार होता है। तो पाठ का सार देखते हैं। बच्चों को माँ से अत्यधिक स्नेह होता है। सबसे ज्यादा प्रेम बच्चे किससे करते हैं? अपनी माँ से करते हैं। हंसना, रोना, खेल और बहानेबाजी सब कुछ अच्छा ही लगता है माँ को। माँ को बच्चों की सारी हरकतें अच्छी लगती है। जब बच्चे हंसते हैं, रोते हैं, खेलते हैं या बहाने बनाते हैं, ये सब माँ को बहुत ही अच्छा लगता है। ताई माँ का दूसरा रूप होती है। और माँ का दूसरा रूप किससे बताया गया है? ताई जी को बताया गया है। ताई मतलब, अब ताई का मतलब क्या होता है? ताई कौन होती है? ताई चाची, काकी या फिर आंटी, जिसको आंटी पुकारते हैं, चाची पुकारते हैं, काकी पुकारते हैं, वो सब ताई होती हैं। जैसे गुलाब चाची, छोटी ताई, लाल काकी, कितने प्यारे प्यारे नाम हैं। ये नाम नहीं अपितु बच्चों के प्रेम की पुकार है, बल्कि नाम रखे नहीं गए हैं, बल्कि बच्चे प्रेम से इनको प्यार से पुकारने लगे तो इनका नाम पड़ गया। गुलाब चाची पड़ गया, छोटी ताई पड़ गया, इस तरह से बच्चे पुकारने लगे तो इनका नाम ऐसे ही पड़ गया। प्रस्तुत पाठ में लेखिका को अपनी ताई से विशेष लगाव है, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से व्यक्त किया है। तो लेखिका जो है अपनी लेखनी के माध्यम से, अर्थात अपनी कलम के माध्यम से अपने शब्दों को व्यक्त करती है। एक ऐसी घटना होती है उसके जीवन में जिसे याद आती है और उससे वो लिखती है। अब पाठ देखते हैं। परिवार में कोई ऐसा सदस्य अवश्य होता है जिससे हमें विशेष लगाव होता है। हमारे परिवार में जो सदस्य होते हैं तो उसमें कोई एक ऐसा खास व्यक्ति होता है जिससे सबसे ज्यादा स्नेह होता है। उस व्यक्ति की हम छोटी छोटी बात भी याद रखते हैं और जिसे हम अधिक प्रेम करते हैं उसका हम बहुत ख्याल रखते हैं, उसकी छोटी छोटी बातें हमें याद रहती हैं। लेखिका को अपनी ताई से विशेष लगाव है, जिसका वर्णन उन्होंने प्रस्तुत संस्मरण में किया है। और लेखिका जिसने पाठ को लिखा है वो अपने बारे में बताती है कि उसे अपनी ताई से बहुत ही लगाव है और उसका वर्णन वह अपने इस संस्मरण मतलब याद की हुई घटना, तो उसे बचपन की घटना याद आती है कि किस प्रकार से बचपन में वो ताई से बहुत प्रेम करती थी। तो उसको अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से इस कहानी में उसने व्यक्त किया है। आगे देखिए। बचपन में माँ से अधिक मेरा ताई से लगाव था। लेखिका क्या कहती है? जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी माँ से ज्यादा अपनी ताई से प्यार करती थी। ताई को मैं कभी नाराज नहीं करती थी। माँ भले नाराज हो जाए, परंतु लेखिका कहती है मैं ताई की हर बात मानती थी, ताई को कभी भी नाराज नहीं करती थी। मेरी माँ कहती इसे पैदा तो मैंने किया पर यह सगी अपनी ताई की है। मेरी माँ अक्सर यही बात कहा करती थी, क्योंकि मैं ताई से बहुत प्रेम करती थी। तो मेरी माँ कहती थी पैदा तो मैंने किया है, जन्म कौन देता है? माँ देती है, पर ताई जो थी वो उसका खास ख्याल रखती थी। ताई जैसी भी थी मैं उसे प्यार करती थी, वह मेरी तारीफ करते न अघाती। तो लेखिका क्या कहती है? ताई जब देखो तब मेरी तारीफ किया करती थी और मेरी तारीफ करते हुए अघाती मतलब कभी थकती नहीं थी। बावड़ी पर अखरोट की दातून करते करते वह झट से रुकती और स्त्रियों को बताती हमारी पद्मा बड़ी लायक है। बावड़ी अर्थात जहाँ पर वो नहाने या पानी लेने के लिए जाती थी तो वो उस स्थान को बावड़ी। अब बावड़ी स्थान कैसा होता है? सीढ़ी युक्त छोटा सा तालाब, तालाब के किनारे सीढ़ियां होती हैं चारों तरफ, तो उसे बावड़ी कह दिया जाता है। वहां पर अखरोट का पेड़ था, तो उसकी ताई जो थी वो दातून करती थी, वह स्नान करती थी तो दातून करती थी। तो वहां पर जो स्त्रियां आती थी उनको रोक कर बताया करती थी कि हमारी पद्मा, अब यहाँ लेखिका का नाम क्या है? पद्मा, तो वो बड़ी लायक है, अर्थात उसकी बहुत तारीफ करती थी। आगे देखिए अगला पैराग्राफ। हमारे घर में सुबह तारों के हिसाब से और ताऊ की खटखट से होती थी। अब तारों के हिसाब से अर्थात उसके घर में सुबह सभी लोग जल्दी उठ जाते थे। जब ज्यादा सुबह होती है तो तारे भी दिखाई देते हैं। जब अंधेरा होता है सुबह
तो तारों के हिसाब से, मतलब तारे दिखाई देते थे, इतना अंधकार होता था, तब हमारे घर में ताऊ जो है उठ जाते थे और वो अपने क्रियाकलाप शुरू कर देते थे, अपने रोजमर्रा के कार्य करते थे। तो खटखट की आवाज आती थी। सोए सोए खटखट की परिचित शब्द मुझे सुरक्षा की एक सुखद अनुभूति दे जाता था। जब मैं सोती थी तो आंखें बंद किए हुए अर्थात सोते सोते मुझे अनुभव होता था, ये पता चलता था कि खटखट की एक आवाज सुनाई देती थी, पर वो जानती थी कि ये आवाज किसकी है, ताऊ की है। तो वह एक अनुभूति करती थी, किसकी, एक सुखद अनुभूति करती थी, सुख की अनुभूति करती थी। मैं प्रायः ताई के साथ ही सोती थी। और लेखा क्या कहती है, किसके साथ सोती थी, वो ताई के साथ ही सोती थी। जब वह बैठ जाती तो रजाई का मुंह खुल जाता। ताई जब सुबह जल्दी उठती और रजाई में बैठती तो रजाई का मुंह खुल जाता। लेखा क्या कहती है, मुझे ठंड लगती, पर मुझे यह पता था कि थोड़ी देर में ताई उठ जाएगी और पूरी रजाई की गर्माहट पर मेरा अधिकार होगा। लेकिन जो है लेखिका आंखें बंद किए हुए थी और उसे सब एहसास हो रहा था और यह भी जानती थी कि ताई अभी उठ जाएंगी और पूरी रजाई जो है, गर्म रजाई जो हो गई है, वो उस पर उसका अधिकार हो जाएगा। आगे देखते हैं। मेरी ताई सुबह उठकर विष्णु पद अर्थात विष्णु के पद, विष्णु के भजन नहीं, सुबह सुबह जो है गाए जाते हैं, भजन कीर्तन होते हैं। तो लेखिका भी कहती कि मेरी ताई सुबह उठकर विष्णु के पद गाती। कभी वह चक्की पीसते वक्त अकेले ही चक्की की लयकारी करती, जिसका कुछ सिर पैर पल्ले न पड़ता। तो लेखिका क्या कहती है, और कभी कभी ताई क्या करती थी, जब चक्की पीसती थी, अब तो चक्की जो है आटा बाहर से पिसाते हैं, मिल में पीसा जाता है, पहले की जो औरतें थी वो घर में चक्की पत्थर की होती है वो पीसती थी, उससे ही आटा बनता था। तो कभी कभी ताई क्या करती थी, वो चक्की पीसती थी तो अकेले ही पता नहीं क्या क्या गाया करती थी, जिसका न सुर लय ताल कुछ का समझ ही में नहीं आता था, लेखा बता रही है। पर उससे नींद खूब गहरी आती थी, लेकिन वो लोरी की तरह लगती थी। उसको जब हम सुनते थे, जो वो गाती थी चक्की चलाते समय, तो उससे हमको नींद बहुत अच्छे से आती थी, यह लेखा बताती है। इसके बाद वह वीरेश्वर मंदिर की बावड़ी पर नहाने जाती थी। बावड़ी अभी हमने बताया कि सीढ़ी युक्त जो तालाब होता है वो बावड़ी, तो वहां पर वो नहाने जाती थी। मेरी ताई की दुनिया निराली थी। लेखिका क्या कहती, मेरी ताई की दुनिया अलग ही थी, निराली मतलब अनोखी थी। अपनी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व गवर्नर वह खुद ही थी। अब देखिए यहाँ पर बताया गया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गवर्नर, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि लेखा क्या बताती है कि मेरी ताई जो थी वो अपने निर्णय स्वयं लेती थी और जो वह कहती थी वही वह करती थी। वह किसी का इंतजार नहीं करती थी, वह किसी के हुक्म का पालन नहीं करती थी, वो अपने नियम स्वयं बनाती थी और उसका पालन करती थी। वह क्या कहती, देविका की बावड़ी के पानी से दाल अच्छी गलती है। देविका की बावड़ी जहां पर वो स्नान करने जाती थी तो वहां के पानी की वो बड़ी तारीफ करती थी कि वहां का पानी से दाल जो है अच्छी गल जाती है। आगे देखते हैं। तो वह बावड़ी से नहाकर आती तो वहां से लाए पानी से तुरंत दाल चढ़ा देती। गोबर लिपी रसोई में बैठी आग में हाथ सेकती। रसोई जो है वो जमीन उसकी गोबर से लीपी जाती और रसोई में जब आग जलती तो उसी से अपने हाथ गर्म करती थी। उनकी उंगलियां बड़ी पतली थीं। ताई के बारे में बताती, ताई की उंगलियां बहुत ही पतली थीं, हाथ लंबे थे जिनसे मकई की रोटियां खूब सुंदर और पतली बनती थीं। उनके हाथ बहुत पतले थे, लंबे थे, तो मक्के की जब रोटियां बनाती थी तो बहुत ही सुंदर रोटियां बनती थी। आगे देखो। आग की लौ में उनका सांवला चेहरा किसी महिमामयी राजमाता का सा चमकता रहता और जो चूल्हे की आग होती थी उस आग में उनका चेहरा चमकता हुआ प्रतीत होता था, कैसे जैसे कोई महिमामयी अर्थात महिमा से युक्त राजमाता का चेहरा चमक रहा हो, ऐसी वो दिखाई देती थी। वह रसोई में छाछ भिगोकर जब मक्खन के पेड़े सहेजती तो अपने चिकने हाथों से जरा सा आटा डालकर मुंह पर मलती रहती। रसोई में वो जो रसोई के कार्य होते हैं दैनिक के वो करती थी, जैसे छाछ वो
भिगोती थी और उससे मक्खन निकालती थी, और जो उनके हाथ चिकने हो जाते थे, जो मक्खन लगता था उस पे आटे को लेकर के अपना चेहरा साफ करती थी। आटे की सेवइयां बनकर नीचे गिरती है। जब वो अपना चेहरा आटे से साफ करती थी तो सेवई जैसी बनकर के जमीन में गिरती थी, जिन्हें वह सहेज कर चूल्हे में डालती तो लपट रसोई को आलोकित कर देती थी। ताई खुश हो जाती, जैसे आग में घी डालते हैं तो आग तेज हो जाती है, तो वो मक्खन लगी जब आटा उसमें पड़ता था चूल्हे में तो लपट तेज हो जाती थी, तो ताई खुश हो जाती थी। अब ताई के बारे में बताया गया। ताई कैसी थी? ताई दुबली पतली छरहरी, आज की भाषा में खूब स्मार्ट थी। ताई देखने में सुंदर थी, उनका शरीर भी कैसा था? पतला दुबला था। आज के जमाने में कहा जाए तो कहते नहीं बहुत स्मार्ट है, तो स्मार्ट तब के जमाने में बहुत स्मार्ट थी। उनके पिता का स्वर्गवास हो चुका था। स्वर्गवास अर्थात ईश्वर को प्यारे हो गए थे। पर ताऊ जी से झगड़ा होने पर वह हमेशा कहती मैं चली मायके। पर जब भी ताऊ जी से झगड़ा होता तो वो यही धमकी देती थी कि मैं मायके जा रही हूँ। कई बार रतन भैया उन्हें मायके के रास्ते से वापस लाते थे। ताई भी तुरंत आ जाती थी। उन्हें पता था कि कोई न कोई उन्हें बुलाने जरूर आएगा। आगे देखिए, ताई अपने पिता नीलू शाह के बारे में खूब बढ़ चढ़ कर बोलती थी। उनके पिता का नाम क्या था? नीलू शाह, परंतु वो स्वर्गवासी हो चुके थे। आखिर वह महाराजा हरि सिंह के घोड़े खरीदते थे। कौन? उनके पिता, ताई के पिता नीलू शाह महाराजा हरि सिंह के घोड़े खरीदते थे। ताई के पिता के पास बहुत सा धन था। ताई के पिता के पास बहुत सा धन था। क्यों? क्योंकि वो राजा से लेन देन करते थे, व्यापारिक संबंध थे और मित्रवत भी संबंध थे। ताई मोहरों व सोने की ईंटों के नीचे बात ही नहीं करती थी। तो ताई जो थी वो मोहरे जानते? पहले मोहरे चलती थी बहुत कीमती, और सोने की ईंट कितनी कीमती होती है। तो वो इतनी बातें जो है रहीसियत वाली करती थी, क्योंकि उन्होंने अच्छे दिन देखे थे मायके में, उनके पिताजी पैसे वाले थे, किसी चीज की कमी नहीं थी, तो वो बढ़ा चढ़ाकर बातें करती थी। गर्व से बताती, गर्व से मतलब सिर ऊंचा करके बताती। एक बार एक डाकू डाका डालने आया। एक बार क्या हुआ? डाकू जो है डाका डालने आया। मेरे पिता ने औरतों को रोटियां और मोहरों की गठरियां पकड़ाकर बच्चों के साथ जंगल में छिपा दिया। और जब पहले डाकू लोग आते तो जो है सब डर जाते, तो मेरे पिताजी ने क्या किया? औरतों को और बच्चों को पकड़ के ले जाते थे ना डाकू, तो उनको क्या किया? सरफियां दे दी, मोहरे दे दी और रोटियां दे दी, और उनको जंगल में एक जगह छिपा दिया कि डाकू आने वाले हैं। तो गांव के 7-8 मील पहले तक का रास्ता साफ करवाकर खूब बढ़िया भोजन का प्रबंध कर दिया, तंबू लगवा दिए। डाकू अपनी आगवानी का यह प्रबंध देखकर प्रसन्न हुए और नीलू शाह का नमक खाकर राह से ही विदा हो गए। अब डाकू जो है ऐसा देखकर बहुत प्रसन्न हो गए, उनकी बहुत आवभगत की गई, खाने का अच्छा प्रबंध किया गया, उनके लिए तंबू लगाए गए, सजावट की गई। तो यह सब देखकर, जो व्यवस्था की गई उनके लिए, यह सब देखकर वो डाकू प्रसन्न हो गए और वापस वहीं से चले गए, अर्थात गांव में नहीं है। वह श्रीकांत को बड़ा प्यार करती थी। आशु और मेरे साथ तो उनका व्यवहार मित्रवत था ही। हमारे घर में जब दूध न होता तब ताई मुझे सुंदरी ताई के घर लस्सी लेने के लिए भेजती थी। मैं हाथ में मटकी लिए तीर सी सुंदरी ताई के घर पहुंच जाती थी। मुझे याद है एक बार जब वह लस्सी बिलो रही थी, मैंने उचक कर उनके मटके में देखा कि मक्खन बना या नहीं। तब उन्होंने कहा था, मटके में झांकने का क्या मतलब है छोकरी। उन्होंने ऐसे कह दिया पद्मा से कि क्यों झांक रही हो, मटके में झांकने की क्या जरूरत है। उसके बाद मैं ताई के लाख डांटने पर भी कहीं लस्सी लेने नहीं जाती थी। उसके बाद जब ऐसा उन्होंने कह दिया तो मैं ताई जितना भी कहती, चाहे जितना डांटती, परंतु मैं कहीं भी लस्सी लेने के लिए नहीं जाती। जब हमारे घर में भरपूर दूध होता तब कितने ही लोग मटकियां और ड्योढ़ी के पास बैठे रहते। तो लेखा क्या कहती, जब हमारे घर में दूध होता था तब तो लोग मटकियां ले लेकर बैठ जाते थे, मानो लस्सी बांटी जाती हो, जैसे मानो ऐसा लगता है कि यहाँ लस्सी बांटी जाती है। तो ऐसे लोग वहां पर बर्तन ले लेके बैठ जाते थे। कभी ताई को अपने मायके की संपन्नता याद आती तो वह जरा सा मक्खन का छींटा लस्सी पर मार देती, क्योंकि उनके मायके में वो लोग बहुत ही संपन्न थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। तो जब उन्हें याद आती तो मक्खन भी लस्सी के साथ में डाल देती थी सबको जब बांटती थी।
ताई कभी बीमार होती तो कहती देवर जी जो अर्क बनाते थे वह मुझे बड़ा असर करता था। अर्क मतलब होता है रस, जैसे जड़ी बूटियों का रस हुआ, तो वो अपनी जब बीमार होती थी तो वो यही बताती थी कि देवर जी जो रस बनाते थे जड़ी बूटियों का वही मुझे फायदा करता था। बचपन की एक झलक मेरी आंखों के आगे कौंधती है। अब कौन सी झलक बचपन की जो है लेखिका बताना चाहती है कि पिताजी कोई यंत्र लगाकर अर्क निकालते थे। जब अर्क की बात आई तो लेखिका को एक झलक आंखों के सामने प्रस्तुत हो गई, क्या कि पिताजी कोई यंत्र लगा करके, कोई मशीन लगा करके अर्क निकालते थे, रस निकालते थे। वह बूंद बूंद कर बोतलों में भरता था। उसका नाम उन्होंने रखा था सर्व रोग हर अर्क। क्या नाम रखा था? सर्व रोग हर अर्क, मतलब सभी रोगों को हरने वाला रस। उन्हें जड़ी बूटियों का काफी ज्ञान था। किसके? पद्मा जी के पिताजी को। हम लोग दिन भर स्कूल जाते या खेलते तो डर न लगता था, पर रात को सियारों गीदड़ों की हुआ हुआ सर्च लाइटें और अफवाहें सोने ही नहीं देती थी। तो लेखिका क्या कहती है कि हम लोग दिन भर स्कूल जाते खेलते तो डर नहीं लगता, दिन में नहीं डर लगता, पर रात को जब अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं और चारों तरफ अंधेरा होता है तो ये सब, और गांव में क्या होता है अफवाहें भी फैल जाती, तो ये सब चीजों से डर, दहशत मतलब डर हो जाता था, चारों तरफ डर का माहौल हो जाता था, तो डर भी लगता था। यह बड़े अजीब दिन थे। तो लेखिका क्या कहती है, ये दिन कैसे थे? बहुत ही अजीब और गरीब थे। एक बार आधी रात को भगदड़ और रोने से सारा गांव उठ गया। एक बार कोई ऐसी बात हो गई, कोई ऐसी घटना घट गई तो गांव के सभी लोग रोने लगे, भागने लगे इधर उधर। हमारा घर कुछ अलग सा था, मतलब हमारा घर थोड़ा सा हटके था। हमें इस बात का विश्वास था कि हमलावर जब तक हमारे घर पहुंचे हम रतन भैया द्वारा बनाए गए छिपने के स्थान पर पहुंच सकते थे। ताई चिल्लपो मचाती, ए कुड़ी जल्दी कर, श्रीकांत रोता है, पर माँ उसे अपने सीने में छिपाए रहती थी। हमारे इन परिवारों में झगड़े भी होते, प्यार भी था। अब चार लोग जहाँ पर रहते हैं वहां प्यार भी होता है और झगड़े भी होते। तो लेखिका का भी घर ऐसा था कि जो है आपस में लोग तो थोड़ा बहुत झगड़ते भी थे, लेकिन उनमें बहुत प्यार भी था। एक बार ताई को पटवारिन ताई ने कुछ उल्टा सीधा कहा। किसको? ताई को पटवारिन ताई ने कुछ उल्टा सीधा कहा, मतलब कुछ जो है शब्द बोल दिया होगा। ताई ने खम ठोक कर ड्योढ़ी पर खड़े हो पटवारिन ताई को ललकारा, और ताई जो थी वो किससे डरती तो थी नहीं, तो उन्होंने जो है कहा, उन्होंने ताई को, पटवारिन को ललकारा। दोनों में काफी देर तक झगड़ा होता रहा। जब पटवारिन ताई का गला बैठ गया तब मैंने जोर से चिल्लाकर उनसे कहा, जाओ, मेरी ताई को तुम क्या मुकाबला करोगी? मुझसे रहा नहीं गया। जब मेरी ताई को वो लड़ने लगी और कहने लगी तो मैं भी जोर से चिल्ला पड़ी कि मेरी ताई से कुछ भी मुकाबला नहीं कर सकती हो। इस पर ताई ने खुश होकर मुझसे कहा, ए कुड़ी तेरा भला हो। मेरी इस बात पर ताई बहुत ही खुश हो गई और क्या कहने लगी, ए कुड़ी मतलब बच्ची को, ए कुड़ी तेरा भला हो। लेकिन हमारी फिर कभी उनसे लड़ाई नहीं हुई। तो लेखिका ने बड़े ही अच्छे ढंग से अपनी एक घटना जो बचपन की है उसको इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया। थैंक यू बेटा, थैंक यू।